कई सारे सवाल आ रहे हैं। एक यश वर्मा है सर, वो पूछ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में कितना करेक्शन आ सकता है, क्या ये बिकवाली अगले हफ्ते भी जारी रहेगी? सर कई लोग के ऐसे सिमिलर सवाल आ रहे हैं, क्या कहना है सर, गोल्ड और सिल्वर में कितना करेक्शन आ सकता है और अगले हफ्ते भी क्या इसमें सर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है? अगले हफ्ते के लिए मुझे लगता है दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिन पर नजर रखना चाहिए। एक यूएस एंड ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मुझे लगता है कि यस वो थोड़ा एस्केलेट हो सकता है, जिसका सपोर्ट गोल्ड और सिल्वर को दोनों को मिलेगा। और दूसरा है डोमेस्टिक मार्केट में बजट, जिस ढंग से बजट में ड्यूटी बढ़ने की उम्मीद है उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है 10-12 फरवरी के बाद से मार्केट एक अच्छे करेक्शन मोड में रहेगा और टाइम करेक्शन में रहेगा। तो ज्यादा बड़े मुझे तेजी नहीं दिख रही फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूं, क्योंकि अगर कोई नए इवेंट्स आ जाए तो बात अलग है, बट करंट लेवल से बाइंग की सलाह नहीं है। छोटा मोटा मूवमेंट पॉजिटिव अगले हफ्ते मिल सकता है ड्यूटी और लड़ाई की जो न्यूज है उसके ऊपर, बट वो सस्टेनेबिलिटी मुझे पर्सनली दिखाई नहीं देती है। ठीक है सर, चलिए एक बार हमारे पोल पर नजर डालते हैं। जैसे कि हमने कहा था, जैसे उस पर 1000 वोट हो जाएंगे, हम हमारे आज के गेस्ट से हमारी उनकी उस पर जो है टिप्पणी लेंगे। तो 1000 से ऊपर वोट्स हो चुके हैं, 1106 वोट्स उस पर आ चुके हैं। विकास सर और अजय सर, हमारा आज का पोल था ऑडियंस के लिए, सवाल था सिल्वर ईटीएफ में निवेश रिस्की है क्वेश्चन मार्क, और 3 ऑप्शन दिए गए थे, हाँ नहीं पता नहीं। उसमें से सर 1000 मतलब 1100 लोगों में से 55% लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ रिस्की लग रहा है। आप दोनों ही सर कैसा माइंडसेट देख रहे हैं फिलहाल निवेशकों का? कल से लेकर गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक क्या माइंडसेट में चेंजेस आए होंगे? जिस तरीके का फॉल सिल्वर में देखा गया, उस पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। विकास सर। देखिए, मैंने शुरू में ये बोल दिया दिव्या, अगर कोई ट्रेडर होंगे उनके लिए बहुत रिस्की है, जो इन्वेस्टर होंगे उसके लिए बिल्कुल रिस्की नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में कमोडिटीज एक हिस्सा होना चाहिए, और अगर आप पूरा पोर्टफोलियो बंद करके सब कुछ बेच के मतलब वो होते ना, एक रिटायरमेंट लाइफ को भी छोड़ के अगर आप क्या कहते हैं वानप्रस्थ की तरफ चले जा रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर वो पैसा आपको चाहिए, अगर आप रिटायर भी हो रहे हैं, उस पोर्टफोलियो से आपको रेगुलर इनकम चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ चाहिए, तो वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। तो फिर मुझे ये नहीं लगता कि ये रिस्की है। मैं तो ना वाले में रहूंगा। हाँ, इसमें एक क्लॉज शायद ये लगा दूंगा कि अगर आप बहुत ही रेगुलर ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत हाई रिस्क है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो बाय करके लंबे समय के लिए वेट कर सकते हैं, आपके लिए कोई इतना रिस्क नहीं है। अजय सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस तरीके का माइंडसेट देख रहे हैं अभी सभी लोगों का? देखिए, अभी तो फोमो बना हुआ है। जैसे इक्विटी में मैंने 90s भी देखा है, 2000 का पीरियड भी देखा और 2010 के बाद का भी देखा। तो पहले हम देखते थे कि अगर कोई भी स्टॉक में हमको 5-10% भी मिल जाता, वी वर हैप्पी। और जैसे ही हम नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, वहां पे हम देखते हैं कोई स्टॉक डबल हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट अब ऐसा लगता है कि मल्टीफोल्ड या जो बोलते हैं मल्टी बैगर अब हो सकता है। तो सिमिलरली अभी मुझे लगता है कि जो अभी के इन्वेस्टर्स है उन्होंने कभी इक्विटी में जैसे 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी नहीं, तो उनको लगता है कि मार्केट गिर नहीं सकता। बट कमोडिटी भी ऐसा ही है। कमोडिटी में मुझे लगता है कि अगर आप छोटे अवधि के लिए अभी आप देख रहे हो तो रिस्की है। सेकेंड, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देख रहे हो तब भी रिस्की है। कारण उसका है रिटर्न। आज 300% की तेजी के बाद आप उम्मीद कर रहे हो कि मुझे साल 2 साल में इसमें और 50-100% का रिटर्न मिल जाएगा, तो वो जवाब है नहीं। बिकॉज कोई भी कमोडिटी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। तो मेरा मानना है कि यस, एज ऑफ नाउ प्राइस को देखते हुए, टाइम को देखते हुए सिल्वर ईटीएफ रिस्की है। हाँ, उम्मीद है कि इसके अंदर अगर आप एसआईपी करते हो, एसआईपी का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया ही है, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर इसको फॉलो करके आप मानस ये बनाते हो कि अगले साल 1.5 साल में एसआईपी कंटिन्यू रखूंगा और जो रिटर्न देखना है वो मुझे 3 से 5 साल बाद देखना है, तब जाकर आप डबल डिजिट रिटर्न देख पाओगे। बट करंट लेवल से मेरे लिए मुझे लगता है कि सिल्वर ईटीएफ अभी रिस्की है। एटलीस्ट 40% का करेक्शन आ जाए, फिर आप रिव्यू कीजिए करंट फंडामेंटल्स क्या है और फिर आप स्टार्ट कीजिए। बट करंट लेवल से बिल्कुल मेरा पर्सनल व्यू है कि यहाँ पे मुझे सिल्वर बहुत रिस्की दिखाई देती है। अजय सर, बहुत सारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, खास करके एक दर्शक है हमारे विद्या इंकराम में, कह रहे हैं 2026 में कॉपर में इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, ये जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए दिव्या, अभी ऐसा हो रहा है कि ये फोमो का, देखिए फोमो नहीं बोलूंगा मैं, कॉपर में ठीक है एक स्ट्रक्चरल चीज है, लेकिन बोलते ना मुझे कुछ भी नहीं मिला तो चलो कॉपर है, ये चल रहा है। देखिए फ्रेंकली अभी भी कॉपर एक इंडस्ट्रियल मेटल है। यहाँ पे हम जानते हैं कि उसके कुछ रेगुलेशंस है, सब चीजें वो इंडस्ट्री कंजम्पशन के लिए बनी हुई है। बट कॉपर एज ए इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में नहीं है। बट अभी हो क्या रहा है कि लोग कैसे कैलकुलेशंस है, इवन मैं भी रेकमेंड करता हूँ नो डाउट। लेकिन देखिए आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप कंज्यूमर हो, इंडस्ट्री वाले हो, तो मैं आपको खुला बोलूंगा भाई आप कह रहे हैं 100 टन 200 टन कॉपर लेके बैठ जाइए।
लेकिन पहले आप समझिए कि अब क्यों कॉपर एज ए इन्वेस्टमेंट क्यों आया, क्योंकि अब कंपेयर करने लगे चांदी को कि आज चांदी जिस ढंग से ईवीज में, सोलार में, सभी जगह पे यूज हो रही है, तो चांदी को रिप्लेस कौन कर सकता है? कॉपर। इसलिए कॉपर में आने लग गए हैं। लेकिन फ्रेंकली कॉपर एज ए इन्वेस्टमेंट कभी बना नहीं था। हाँ, अब ये एक्सप्लोर हो रहा है कि जब चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल हो सकती है तो व्हाई डोंट वी इन्वेस्ट इन कॉपर। बट विडम्बना ये है, वी डोंट हैव एनी ईटीएफ इन कॉपर राइट नाउ इन इंडिया। अगर आपको निवेश करना है तो एक है निफ्टी मेटल इंडेक्स, आप डायरेक्टली कीजिए, या कुछ म्यूचुअल फंड के फंड्स है जो निफ्टी मेटल एज ए थीमेटिक रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली स्टॉक में डालिए, जैसे हिंदुस्तान कॉपर है, एक स्टॉक है जो कल हमने देखा 20% भी बढ़ा था, बट आज गिरता भी है। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते, तो एक्चुअली आपको सबसे बड़ा जो रिस्क है वो मैनेजमेंट रिस्क है। और जब आप कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हो तो वो प्योर 100% कमोडिटी में जाता है। तो अगर आपको कमोडिटी में, कॉपर में अगर अभी भी लग रहा है, मुझे पर्सनली लगता है कि यस, एक रैली कॉपर में अभी भी ड्यू है, क्योंकि सप्लाई, चाहे इंडोनेशिया है, चिली है, वहां से सप्लाई डिस्टर्बेंस बना हुआ है, न्यू डिमांड निकल कर आ रही है, और साथ में टैरिफ की वजह से जो लोकेशन डिसलोकेशन हो रहा है टैरिफ की वजह से, वो एक बड़ा इंपैक्ट है। तो यस, आई एम बुलिश ऑन कॉपर, बट एज ए इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रीथिंक कीजिए। जो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, या आप बिल्कुल कंप्लीट सर्कल के विनोद विकास जी है हमारे साथ, वो आपको अच्छा राइट दे पाएंगे, क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट आपके पास या तो स्टॉक अवेलेबल है या मैक्सिमम कुछ म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, बट डायरेक्ट कोई ईटीएफ अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, पर्सनल मेरा व्यू है, जो हमने डिमांड सप्लाई या स्टॉक टू रेशियो देखते हैं, तो मुझे लगता है अभी भी कॉपर में ये साल अराउंड 30-40% की तेजी बाकी है। बट हाँ, अभी जो फोमो में गिरावट है, चाइना मार्केट नेक्स्ट मंथ से हॉलीडे पे है, तो यहाँ से एक करेक्शन भी रहेगा। बट हाँ, कॉपर एज ए इन्वेस्टमेंट थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, समझिए उसकी डायनामिक्स क्या है। बट यस, मुझे लगता है कि अगर होता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज मुझे लगता है 2026 का जो साल रहेगा वो कंजम्पशन कमोडिटी का रहेगा, जहां पे इंडस्ट्रियल मेटल और एग्री कमोडिटी ये अब एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा। बट एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्या क्या प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। कई सारी चीजें 2026 में देखने को मिल सकती है। इस बीच सर, एक